हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की ओ लेवल पेपर सॉल्यूशन सीरीज की एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज यानी M3R4 का जनवरी 2019 का एग्जाम में पूछा हुआ पेपर। तो पेपर सॉल्व करने से पहले आप लोग ये समझ लें कि ये जो भी नए पेपर हैं यानी कि जनवरी 2017 से लेकर, ठीक है, जनवरी 2017 से लेकर और ये जुलाई 2019 तक के या जनवरी 2020 तक के, ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है इन पेपर से क्वेश्चन रिपीट होने के। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो हाल के ही पेपर से होते हैं। और जैसे कि इस वक्त पता है कि इस बार टाइम बहुत कम मिला है पेपर बनाने का, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो और भी ज्यादा चांसेस हैं कि जो पेपर है वो पिछले किसी पेपर से ही रिपीट होगा। यानी हो सकता है पिछले का पिछला डिटो कोई पेपर आ जाए। क्यों? पेपर बनाने का समय तो मिला ही नहीं है। किसे मिला पेपर बनाने का? पेपर बनाने का समय मिलता तो वो लोग क्या करते, वो लोग रिजल्ट ही नहीं कर देते। ठीक है। और रही बात रिजल्ट की, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट 31 तारीख से आने का पूरा चांस है। उनका जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। और तो आप लोग जो भी नए पेपर्स हैं यानी कि जो भी मैंने आपके सॉल्व कराए हुए हैं जनवरी 2017 से लेकर और अभी तक की जो मैं कराने जा रहा हूँ और आगे जो कराऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि 100% चांस है कि पेपर रिपीट होगा और 100% पेपर रिपीट होगा। समझ रहे हैं ना? 100% चांस है कि पेपर रिपीट होगा और 100% पेपर रिपीट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सारे के सारे पेपर सॉल्व करना है। एक बार, दो बार, तीन बार, ज्यादा से ज्यादा बार आपको पेपर सॉल्व करना है। और जितनी बार आप पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा ग्रेड आपका बनने वाला है। तो अब आप समझिए आपको करना क्या है। जब भी मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो साथ में आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी देना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर के साथ देना है 1.3 का ये। ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे क्या हुआ है, आपको ऑपरेटर दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर दिए गए हैं और बोला है इनमें से इनके चलने का सही क्रम कौन सा है, इनमें से कैसे किस क्रम में ये लोग चलेंगे। ठीक है। तो आपको एक बात समझनी है कि ये बी वाला तो सही नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपको मैं एक डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है। डिस्काउंट क्या आप सबको पता होगा, क्योंकि पता है कि असाइनमेंट सबसे बाद में चलता है। असाइनमेंट सबसे बाद में चलता है। तो बी को छोड़ के आप ए सी डी में से बताइए कौन सा सही होगा। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए। ए सी डी में से कौन सा सही होगा। जल्दी। जिसका भी आंसर ए आ रहा है वेरी गुड। जिसका भी आंसर ए आ रहा है वेरी गुड। ठीक है। जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही। आपको पता है कि जब आपका सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है वो एडिशन ऑपरेटर के बाद चलता है। बाकी इन तीनों को कोई दिक्कत नहीं आती कि तीन कैसे भी लिख दो आप, ये सही होंगे। ठीक है। तो जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.2 इंग्लिश। इंग्लिश में दिखाऊं। सी में परिवर्ती नामों यानी कि वेरिएबल नाम के लिए इनमें से कौन सा कथन सही। मैं इसको इंग्लिश वाला दिखाता हूँ। ठीक है। आप इंग्लिश वाला देखो, यहाँ पे समझो। आपका जो वेरिएबल है ये कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल के नेम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक। यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि आपके जो वेरिएबल होते हैं उनके नाम में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि अगर आप वेरिएबल के नाम में यानी कि वेरिएबल का नाम गोटू या स्टैटिक बना देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। आप यानी कि गोटू और स्टैटिक नाम के भी वेरिएबल बना सकते हैं। आगे देखिए, वेरिएबल के नाम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते। और चौथा है कि वेरिएबल की जो लेंथ है वो कितनी भी कैरेक्टर की हो सकती है। ठीक है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत जल्दी। बहुत सही। जिसका भी आंसर सी आ रहा है बहुत सही। जिसका भी आंसर सही आ रहा है वेरी गुड। जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही। देखो आपको पता है कि आपके वेरिएबल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, तो ये आपका गलत है। ठीक। ये कह रहा है कि गो टू स्टैटिक आप वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन ये तो कीवर्ड है और आपने पढ़ा है कि कीवर्ड को कभी भी आप वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल
नहीं कर सकते। ठीक है, आगे समझो। आपको पता है कि वेरिएबल का नाम डिजिट हो सकता है, यानी कि आप A1 वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन कभी भी वेरिएबल का नाम 1A यानी कि डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपने आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन में पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। यह कह रहा है वेरिएबल का जो नाम होगा किसी भी लेंथ का हो सकता है, नहीं, आप ये नोट कर लीजिए, वेरिएबल का नाम ज्यादा से ज्यादा 31 कैरेक्टर्स का हो सकता है। कितने कैरेक्टर्स का? 31 कैरेक्टर्स का हो सकता है। आपका वेरिएबल का नाम 31 कैरेक्टर्स का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो सही बात क्या था? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.3। ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा होने वाला आपके लिए। चलो इसे समझो। यहाँ पे एक आपको प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और इसका आउटपुट पूछा है आपसे। ये आपको प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट पूछा है, जल्दी से बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, ध्यान से बताना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, 3 वेरिएबल हैं, एक x, एक y और एक z। ठीक है, और आपसे z का वैल्यू पूछा है, z का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, जल्दी से बताओ। z का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 1, 0, या जो एग्जीक्यूशन कोड है उसके हिसाब से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या 2 आएगा, क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। देखो, आप बताते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए ये यहाँ पे सिंबल गलत लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल होना चाहिए, यहाँ पे ये सिंबल है, आप समझ लेना ये सिंबल नहीं है। ठीक है, ये सिंबल नहीं है आपका, कौन सा है, ये वाला सिंबल है। ओके, ठीक है, ये सिंबल कुछ गलत ही लगा हुआ है, ये सिंबल नहीं है, ये वाला सिंबल है यहाँ पे। अब आगे समझो, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या समझना है, x बराबर 2 है, y बराबर 0 है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे असाइनमेंट और असाइनमेंट सबसे बाद में चलता है, असाइनमेंट सबसे बाद में चलता है। ठीक है, तो अभी आपको कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, कंपैरिजन तो आपका ये हो रहा है ना, आपका एंड ऑपरेटर तो यहीं चल रहा है, आपका एंड ऑपरेटर कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे समझो आउटपुट क्या आएगा। अब आपको एंड को सॉल्व करना है, और एंड सॉल्व होने के बाद जो आंसर देगा वही जेड की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे समझो एंड क्या होता है कि जब तक दोनों टर्म 1 नहीं होंगे तब तक इसका आउटपुट 1 नहीं आएगा। आपको पता है कि जेड में या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो हमेशा 0 या 1 देता है, क्या देता है, 0 या 1, तो या तो 1 देगा या 0 देगा। अब देगा क्या, समझो ये क्या कह रहा है, यहाँ क्या मिलेगा बताओ। ये जब एवोल्यूशन सॉल्व, ये जो का लिखा हुआ है, जब ये एवैल्यूट होगा तो क्या होगा, y क्या है, 0 है ना, 0 बटे में 0 बटे में 10, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, 0 बटे में 10 करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का मतलब इसको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है ना एंड को। ठीक है, अब एंड को अगर ये वाला टर्म 0 मिल रहा है, यहाँ पे तो सीधी बात है, इसको 0 मिल रहा है, यहाँ भी 0 मिल रहा है, यहाँ भी 0 मिल रहा है, y में क्या है, 0 है ना। तो अब सिंपल सी बात है, आपको ये पहले सॉल्व करना है, मैंने गलत सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको ये वाला पहले सॉल्व करना है, क्योंकि लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होता है। ठीक है, किसी भी ऑपरेटर में, किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर में लेफ्ट वाली वैल्यू पहले सॉल्व होती है। तो y बराबर सीधा सीधा 0 है, y बराबर क्या है, 0। और आपको पता है कि अगर लेफ्ट वाले से इसका रिजल्ट पता चल जाता है तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया। तो सिंपल सी बात है, एंड में अगर उसकी पहली वैल्यू 0 हो जाती है तो ये आगे का हिस्सा चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पे 0, एंड को क्या मिला, 0, तो जेड में क्या जाएगा, 0 जाएगा ना, क्या जाएगा जेड में, 0 जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या हो, 0, तो प्रिंट क्या होगा, 0। इसका भी आंसर बी आ रहा है, बहुत सही। नहीं आ रहा है तो आप समझो ध्यान से। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 1.3 का 0। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.4। 1.4 यहाँ पे क्या रहा है कि अगर व्हाइल लूप में कोई गलती है तो उसे बताओ। व्हाइल लूप में क्या गलती है बताओ। कह रहा है व्हाइल लूप में कंडीशन होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। व्हाइल लूप में सेमीकोलन होना चाहिए। व्हाइल लूप को फॉर लूप से बदल देना चाहिए, यानी कि व्हाइल को हटा के फॉर लगा देना चाहिए। या कोई गलती नहीं है, बताओ कोई गलती है या नहीं। ए बी सी डी कौन सा सही है, कौन सा सही है इसमें, कौन सा सही है इसमें। जिसका भी आंसर ए आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी आंसर ए आ रहा है वेरी गुड। क्यों, आपका जो व्हाइल लूप है, आपका जो व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप में कम से कम एक आर्गुमेंट होना आवश्यक है। एक आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कह लो या कंडीशन कह लो। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन सही नहीं है, यहाँ पे आर्गुमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, आर्गुमेंट, यानी कि इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ लिखना होगा। ठीक है, चाहे वो कंडीशन हो, चाहे 1 2 3 हो, कुछ भी लिख दो आप, कुछ ना कुछ लिखना होगा ही, तब नहीं तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो व्हाइल लूप के अंदर एक कंडीशन या आर्गुमेंट अवश्य होना चाहिए। तो इसका नंबर सही कौन सा है, ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.5 देखते हैं।
अब यहाँ पे देखो, एरे को इनिशियलाइज करने का कौन सा तरीका सही है, एरे को इनिशियलाइज करने का कौन सा तरीका सही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रैकेट गलत लग गया है, ये यहाँ पे जो है ना, ये बड़ा कोष्ठक है, कौन सा वाला, बड़ा कोष्ठक है, यानी कि ब्रैकेट है, ठीक है, ये बड़ा वाला कोष्ठक है, ये छोटा वाला नहीं है, बड़ा कोष्ठक है सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मझला कोष्ठक नहीं, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक है। तो बताओ एरे को इनिशियलाइज करने का कौन सा तरीका सही है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। ए बी सी डी कौन सा तरीका सही है, जल्दी से बताओ, कौन सा तरीका सही है एरे को इनिशियलाइज करने का। आपको एरे बनाना है, कौन सा तरीका सही है। या एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि एरे जो है वो प्री डिफाइंड है, ठीक है, यानी कि एरे को आपने जैसे इनिशियलाइज किया वैसे वैल्यू दे दी है, ठीक है। बताओ कौन सा तरीका सही है। जिसका भी आंसर बी आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी आंसर बी आ रहा है वेरी गुड। क्यों, आपको पता है कि जब भी आप प्री डिफाइंड करते हो तो आपको यहाँ साइज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितने वैल्यू दोगे उतने हिसाब का एरे अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने साइज दे दिया, लेकिन यहाँ पे एक और गलती कर दी, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही है आपका, ये वाला क्या आपने 6 साइज का दिया लेकिन एलिमेंट 3 ही है, प्री डिफाइंड करो तो आपको पता है ना, तो 3 ही दो, तो ये तो गलत है। और ये वाला ब्रैकेट ही गलत है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट गलत है, ये वाला ब्रैकेट इसके साथ नहीं लगता है, ठीक है। कौन सा लगता है, ये वाला ब्रैकेट लगता है। आप कहेंगे सर ऊपर भी तो नहीं, ऊपर गलती से लगा हुआ है, ठीक है, नहीं तो इसका कोई आंसर ही सही नहीं होगा। फिर अगर मैं वो नहीं करूंगा तो फिर इसका कोई आंसर ही सही नहीं होने वाला है, ठीक है। वो बाई मिस्टेक लगा है, तो इसलिए बी नंबर सही है, समझो, ठीक है। ये एरे जानबूझ, ये वाला ब्रैकेट जानबूझ के लगाया गया है, ठीक है, और ये वाला बाई मिस्टेक लगाया है, क्योंकि अगर ये हटा दूंगा तो इसमें से कोई भी आंसर सही होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.6 ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि जब भी आप किसी फंक्शन को एरे पास करते हो तो वास्तव में क्या पास होता है। जब भी आप किसी फंक्शन को एरे पास करते हो तो वास्तव में क्या पास होता है, मैं बहुत बार करा चुका हूँ। बताओ इसका आंसर, जल्दी 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 बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिसका भी आंसर सी आ रहा है वेरी गुड। आपको पता है जब भी आप किसी फंक्शन को एरे पास करोगे तो एरे का बेस एड्रेस पास होता है। क्या पास होता है, एरे का बेस एड्रेस, यानी कि पहले एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है। 1.6 1.7 देखिए, यहाँ पे फिर से आपको एक प्रोग्राम दिया है और आपसे पूछा इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, ये जो हो रहा है इसे बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। जब भी फंक्शन किसी वेरिएबल को उसके एड्रेस से कॉल करता है, यानी किसी वेरिएबल का एड्रेस यूज करता है, तो इस प्रकार के फंक्शन कॉलिंग को कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। या ये समझ लो कि जब भी फंक्शन के अंदर पॉइंटर एज आर्गुमेंट दिया हो, जब भी फंक्शन के अंदर पॉइंटर एज अ आर्गुमेंट दिया हो, यानी कि फंक्शन को पॉइंटर पास किया जाना हो, तो उसे कॉल बाय रेफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। चलो अब आगे समझो। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, 1.7 का आउटपुट क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। जिसका भी आंसर बी आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी आंसर बी आया है वेरी गुड, ठीक है, जिसका भी आंसर बी आया बिल्कुल सही है। अब यहाँ समझो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, अपने y बराबर क्या लिया हुआ है, 20 लिया, यहाँ पे अपने फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे ये अलग चीज है, ठीक है, यहाँ पे ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शन है। अब समझो ये फंक्शन तो कहाँ ले हुआ, सबसे पहले क्या चलता है आपको पता है, मेन फंक्शन वाला चलता है। तो मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा, फन को कॉल किया हुआ है, किससे कॉल किया, इसे कॉल किया हुआ है, ठीक है। और इसे दिया क्या है, एड्रेस ऑफ y। तो यानी कि इस पॉइंटर में क्या जाएगा, इस पॉइंटर में जाएगा इस वेरिएबल का एड्रेस, इस वेरिएबल का एड्रेस, वैल्यू नहीं, क्या जाएगा, एड्रेस। तो जब भी आप किसी वेरिएबल का एड्रेस दूसरे फंक्शन को देते हो तो उसे ही कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। एड्रेस क्या ना, तो यानी कि अब ये पीटीआर किसकी तरह काम कर रहा है, अब ये पीटीआर वाई की तरह काम कर रहा है ना, ठीक है। और पीटीआर में आपने क्या रख दिया, 30, तो वाई में क्या हो गया, 30, तो यानी कि वाई की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी, याद रखना। कॉल बाय रेफरेंस जब भी होगा, कॉल बाय रेफरेंस जब भी होगा तो ओरिजिनल वेरिएबल y है ना, ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू पर इफेक्ट होता है। और जब भी कॉल बाय वैल्यू होगा, यानी कि हमें पॉइंटर ना होता, कोई नॉर्मल वेरिएबल होता, तो इसकी वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये अनचेंज्ड रहती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जब भी फंक्शन में पॉइंटर का प्रयोग किया गया है, जब भी किसी
यूजर डिफाइंड फंक्शन में पॉइंटर से वैल्यू ली जा रही है तो कॉल बाय रेफरेंस, और कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, तो ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी ना, ठीक है। और तो आप यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहे हो, फंक्शन चलने के बाद ही तो प्रिंट कर रहे हो, है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 30 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही, इसका आंसर बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.8 स्टर सीएमपी, स्ट्रिंग वाले फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल पे एक वीडियो आ चुका है, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में तथा इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब स्ट्रिंग सीएमपी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, स्ट्रिंग पार्ट 2 में बहुत जल्द आ रहा है आपके चैनल पे, ठीक है। तो आप समझिए स्टर सीएमपी फंक्शन, ये लेकिन मैं करा चुका हूँ कई बार, जब दोनों स्ट्रिंग समान होते हैं, जब दोनों स्ट्रिंग समान होते हैं तो क्या रिटर्न आता है, जब दोनों फंक्शन स्टर सीएमपी से जो कंपेयर कर रहे हो, यानी स्टर सीएमपी क्या करता है, स्ट्रिंग कंपेयर करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, तो जब दो स्ट्रिंग जो कंपेयर कर रहे हो वो दोनों बराबर है, ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, एक एबीसी है और दूसरा भी एबीसी है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा 1.8 का, क्या आएगा, -1 1 0 इंफिनिटी, क्या आएगा इसका आउटपुट, बिल्कुल सही, जिसका आंसर 0 आ रहा है, वेरी गुड। स्टर सीएमपी का आउटपुट हमेशा 0 या 1 आता है, अगर समान है तो 0 और असमान है तो 1, तो यहाँ पे क्या है, समान है ना, इसको रट लेना, समान का मतलब 0 और असमान का मतलब 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.9, सी के एक एरे में अधिकतम कितने डायमेंशन हो सकते हैं, आपने पढ़ी थी ना, 1D एरे, 2D एरे और मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि आपके एरे में ज्यादा से ज्यादा कितने डायमेंशन हो सकते हैं, 2, 8, 20 या कोई लिमिट नहीं, या कोई लिमिट नहीं, बताइए। एक एरे में डायमेंशन जानते हो ना आप, ऐसे करके मान लीजिए एक एरे है तो आप ये एक डब्बा लगा दिया तो 1D एरे, 2 डब्बे लगा दिए तो 2D एरे, 3 डब्बे लगा दिए तो 3D एरे, 3D एरे मतलब मल्टी डायमेंशन में आ जाता है, ऐसे तो ये हो जाएगा 4D एरे, ठीक है। तो ये कितने डी तक, यानी कि कितने डायमेंशन आप बना सकते हो, ठीक, बताओ कितने डायमेंशन आप बना सकते हो, 1, 2, 8, 20, सॉरी एक तो है ही नहीं, 2, 8, 20 या कोई लिमिट नहीं है, बताओ कितने बना सकते हो, 2, 8, 20 या कोई लिमिट नहीं है। 1.9 1.9, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, क्या हो सकता है, 2, 8, 20 या कोई लिमिट नहीं, एक्चुअली जिसका भी आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत सही बता रहे हो आप। एरे क्या जो डायमेंशन होता है उनका कोई लिमिट नहीं है, एक्चुअली उनकी लिमिट डिपेंड करती है कंप्यूटर की मेमोरी और कंपाइलर पे, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी और कंपाइलर पे डिपेंड करता है, जितनी मेमोरी होगी आप उतना एरे बना सकते हो, अगर मेमोरी बाहर जाओगे तो आपका एरे नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन जितनी मेमोरी है आप चाहे जितने डायमेंशन बना दो, चाहे 150, 200, 500, 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी मेमोरी तो आप जितना चाहे एरे बनाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.10, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, और आपसे पूछा है ये स्टेटमेंट है क्या, ये स्टेटमेंट है क्या, डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन है, फंक्शन है, एरर है, बताओ क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन है, फंक्शन है, एरर है, क्या चीज है ये, जल्दी बताओ ये क्या है, ये है क्या, ध्यान लगाना, इसका आंसर क्वेश्चन में छिपा है, ध्यान देना, इसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है, ढंग से पढ़ो, नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, फंक्शन, एरर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ये क्या है, डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन है, फंक्शन है, एरर है, क्या चीज है ये, जिसका भी ए आंसर आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी ए आंसर आ रहा है वेरी गुड, आप समझो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं तुमको आंसर दे दिया था, यहाँ पे देखो कि नीचे तो स्टेटमेंट घोषणा है या परिभाषा है, यानी कि डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन, तो नीचे के दो ऑप्शन खत्म ही हो गए ना आपके, जब आपसे क्वेश्चन ही कह रहा है ये बताओ डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन है, तो नीचे के दो ऑप्शन का मतलब ही नहीं है। और एक बात याद रखना, जब भी डेफिनेशन होगा तो उसे हमेशा इन ब्रैकेट के अंदर यानी करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप इंट आई यानी कि आई को आप ग्लोबल इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, डिक्लेरेशन है, क्या है, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसे डिक्लेरेशन कहा जाता है, तो आप यहाँ पे आई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो ये क्या है, डिक्लेरेशन है। डेफिनेशन को किसमें लिखोगे, करली ब्रेसेस के अंदर, ये फंक्शन के लिए यूज होती है, किसके लिए होती है, फंक्शन के लिए यूज होती है, और वैसे आपको दिमाग लगाना था सिर्फ कितना, ये डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन है, तो इन दो का कोई मतलब ही नहीं बनना था आपके लिए, ठीक है, तो आपको इन दोनों में से ही बताना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन हमारा ट्रू फॉल्स का, ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो भी पूछा है ना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, चलो समझो,
ये और ये क्या समान है? क्या ये और ये समान है? बताओ, क्या ये और ये समान है? दो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक पॉइंटर प्लस प्लस, एक प्लस प्लस पॉइंटर, क्या दोनों एक्सप्रेशन समान है? मैं कई बार करा चुका हूँ, जिसका भी आंसर फॉल्स आ रहा है, वेरी गुड। आपको पता है यहाँ पे पॉइंटर प्लस होगा और यहाँ पे वैल्यू प्लस होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है strcmp का प्रयोग करके आप दो फंक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। strcmp का प्रयोग करके आप दो फंक्शन को दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। बात सही है या गलत है? बात सही है या गलत है? अभी बताया था, जिसका भी आंसर ट्रू आ रहा है, वेरी गुड। अभी बताया था आपको ऊपर, ठीक है। आप ये कह रहा है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते आप, यानी कि एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन नहीं बना सकते। बात सही है या गलत है? आप नेस्टेड फंक्शन नहीं बना सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सही या गलत? सही या गलत? जल्दी से बताओ। आप फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते, ये मैं कई बार करा चुका हूं आपको। ध्यान दिया करें आप लोग पेपर पे, ठीक है। आप लोग पेपर ढंग से नहीं कर रहे हैं। आप लोग को पेपर क्या करना है, आप लोग एक बार जाके पूरे पेपर रिपीट करो, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं आया, कोई क्वेश्चन नया नहीं आया। आप ढंग से जाके पूरे पेपर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बताओ, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया जा सकता। बात सही है गलत है? जिसका भी आंसर ट्रू आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत सही कर रहे हैं। आगे समझिए 2.4, गोटू का प्रयोग मुख्य फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि आपने दो फंक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मेन फंक्शन, तो आपको इस फंक्शन से इस फंक्शन में जाना हो तो आप गोटू का यूज कर सकते हो, नहीं है ना। एक्चुअली मैंने इसका आंसर बता दिया, तो आप ये समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस फंक्शन से इस फंक्शन में तभी जा सकते हो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। आप गोटू से एक फंक्शन के अंदर कहीं भी जा सकते हो, एक फंक्शन के अंदर कहीं भी जा सकते हो, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में आप नहीं जा सकते। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है, ठीक है। आप गोटू से एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में नहीं जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं 2.5, इसका आंसर आप बताओ। डिफॉल्ट पैरामीटर पास करने का जो सिस्टम है उसे हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। यानी कि जब भी आप डिफॉल्ट पैरामीटर पास करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू। डिफॉल्ट पैरामीटर और आर्गुमेंट आपको बताए थे। पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होते हैं? पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होते हैं? मैंने बताया था, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो ना, क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट या पैरामीटर, ठीक है। या इसे कह सकते हैं कि किसी फंक्शन को रन करने के लिए आप जो भी वैल्यू देते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट या पैरामीटर, ठीक है। तो आप डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर रहे हो। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब आप नॉर्मली डायरेक्ट वेरिएबल पास कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नॉर्मली वेरिएबल पास कर रहे हो, या कोई ऐसी वैल्यू पास कर रहे हो जिससे ओरिजिनल फंक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ओरिजिनल फंक्शन जो वैल्यू, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था को कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। बात सही है या गलत है? ओरिजिनल फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यूज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात सही है या गलत है? एक्चुअली ये नहीं पूछा है, ये कह रहा है डिफॉल्ट पैरामीटर अगर आप पास करो तो उसे कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। वो तो बात सही है ही, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? अभी बताया था आपको, इसका आंसर क्या है? ट्रू है। मैंने बताया था कि अगर ओरिजिनल फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू पर प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉल बाय रेफरेंस। और अगर ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो कॉल बाय वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 10 पूर्णांक की सूची, 10 पूर्णांक यानी कि 10 इंटीजर्स के लिए एक एरे बना रहे हो, तो उसके लिए दोनों चीजें समान है। तो ये जो दोनों डिक्लेरेशन है वो समान है, ये जो दोनों डिक्लेरेशन है वो समान है। मैंने आपको पॉइंटर वाले वेरिएबल में ये चीज डिफाइन किया था। जब मैंने पॉइंटर पार्ट 2, आप जाके देखें पॉइंटर पार्ट 2 वीडियो, आपके चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको सी प्रोग्रामिंग का एक प्ले लिस्ट मिलेगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। चैनल में जाके सी प्रोग्रामिंग की प्ले लिस्ट में जाके आप पॉइंटर पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने इसे डीपली समझाया हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये दोनों जो आपने डिक्लेरेशन किया है, यानी कि जो दो एक्सप्रेशन लिखे दोनों समान है। बात सही है गलत है? बात सही है गलत है? मैं इसको पॉइंटर पार्ट 2 में समझा चुका हूँ। बात सही है या गलत है? जल्दी से बताओ। 2.6 बात सही है या गलत है? एक्चुअली ये बात गलत है। देखो, मैंने बताया था कि जब भी आप किसी एरे का पॉइंटर बनाना चाहते हो तो आप नॉर्मली पॉइंटर में उसका नाम असाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नाम असाइन नहीं करना है तो आपको क्या असाइन करना होता है? उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि एड्रेस ऑफ एरे 0, एड्रेस ऑफ एरे 0। अगर आपको डिक्लेरेशन में समान करना होता है तो एड्रेस ऑफ एरे इंडेक्स 0 यहाँ लिखना होता, तब ये दोनों समान होते हैं, ठीक है।
लेकिन अभी क्या है, अभी ये समान नहीं है, अभी ये समान नहीं है। समान कैसे होता है, एरे या एड्रेस ऑफ एरे इंडेक्स 0 लिखते हैं आप तब, ठीक है। पॉइंटर पार्ट 2 वाला वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी का आवंटन यानी कि मेमोरी एलोकेट करना है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए आप क्रिएट का प्रयोग कर सकते हो। बताओ सही है गलत है। आपको मेमोरी एलोकेट करनी है, आपको मेमोरी एलोकेट करनी है, तो उसके लिए आप क्रिएट कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हो। बात सही है गलत है। मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्रिएट कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, बात सही है या गलत है। मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्रिएट कीवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं, सही या गलत। सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या क्रिएट कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्रिएट कीवर्ड है? नहीं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट कीवर्ड ही नहीं है। तो जब ये क्रिएट कीवर्ड नहीं है तो आप इसका मेमोरी एलोकेट कैसे कर सकते हैं? क्रिएट कीवर्ड तो होना चाहिए ना, तब आप मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे। जब क्रिएट कीवर्ड ही नहीं है तो ये कैसा है, गलत है, यानी कि फॉल्स है। अब यहाँ पे समझो, क्या ये दोनों अभिव्यक्ति यानी कि दोनों एक्सप्रेशन जो लिखे हैं वो समान है? क्या ये और ये बात समान है या नहीं? क्या ये और ये बात समान है या नहीं? देखो, वैसे तो मैं कहूँ ये क्वेश्चन गलत है। सबसे सिंपल सी बात है कि जब भी आर्ग्यूमेंट देते हो तो कम से कम ढंग से तो दे। यहाँ पे देखो दोनों में ही स्पेस नहीं है, स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे समझो, अगर ये स्पेस ऐड कर देते हैं तब तो ये बात सही हो जाएगी। मैं ये खुद ही बता दे रहा हूँ आपको, तब तो ये बात आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि अगर एरे का बेस एड्रेस आपको देना है तो आप यहाँ पे एरे का बेस एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से एरे का बेस एड्रेस को ये डिनोट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये स्पेस नहीं है, अगर ये स्पेस नहीं है तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाउट में है क्वेश्चन, तो आप इसे ट्रू लगाते हो। तो जब भी एक बात बताओ, जब भी आपका क्वेश्चन डाउट में आए ना, जब भी क्वेश्चन डाउट में आए तो आप इसे ट्रू लगा के आना। जब भी क्वेश्चन आपका डाउट में आ जाए तो आप वहाँ ट्रू लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। कभी कभार मिल जाता है आपको नंबर। डाउट में हो तो ट्रू लगाना, फॉल्स मत लगाना, डाउट हो जाए तो ट्रू लगाना। लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में डाउट क्रिएट कर दो, ठीक है। जहाँ डाउट हो रहा हो, यहाँ पे देखो डाउट है, साफ साफ डाउट है, क्योंकि आप स्पेस होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये क्या, ये है क्या, या तो एरर आने वाली है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो यहाँ एरर आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समझो, एक फंक्शन के अंदर दो रिटर्न कीवर्ड हो सकते हैं, दो रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, बात सही है गलत है। एक फंक्शन के अंदर दो रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात आपको। बात सही है या गलत है? क्या एक फंक्शन के अंदर दो रिटर्न कीवर्ड, दो रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं? जल्दी से बताओ। बहुत बार कराया है, बहुत बार कराया है, स्पेशली नोट भी कराया था आपको। क्या एक फंक्शन के अंदर दो रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बता रहे हो, जिसका भी आंसर फॉल्स आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे कर रहे हो आप लोग। चलो आगे समझो, आप हमेशा फंक्शन के अंदर एक रिटर्न कीवर्ड से अधिक उपयोग नहीं कर सकते, याद रखना इस बात को। एक रिटर्न कीवर्ड, क्योंकि एक रिटर्न की कीवर्ड के चलते ही आप उस फंक्शन से बाहर आ जाओगे, तो दूसरा चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो समझ लेना, एक फंक्शन के अंदर सिर्फ एक रिटर्न कीवर्ड ही यूज हो सकता है। आगे समझो, लूप से बाहर आने के लिए आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, बात सही है गलत है? लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, सही या गलत? ये कह रहा है आप अगर लूप से बाहर आना है तो आप ब्रेक चला दो, सही कह रहा है या गलत कह रहा है? जल्दी बताओ, सही या गलत, सही या गलत। 2.10, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सबने बहुत अच्छा किया। इसका आंसर क्या है? सही, ठीक है, ये सही है आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन हमारा क्रॉस मैच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। मैं इसको इतना ही रखता हूँ, धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे, पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर है। फॉर क्या है पता नहीं, फॉर क्या है? वैसे इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बताओ फॉर क्या है, जल्दी बताओ फॉर क्या है। उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, आंसर दिखाऊंगा। फॉर क्या है, जल्दी से बताओ, फॉर क्या है? गुड, वेरी गुड। चलो यहाँ पे समझो, वेरिएबल का दूसरा नाम है? नहीं। क्या इससे अधिक प्राथमिकता रखता है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये तो ऑपरेटर है। एरे रिटर्न करता है? नहीं, आपको पता है लूप कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट या ब्लॉक को बार बार रन कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, वेरिएबल का प्रकार नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एक एंट्री कंट्रोल लूप, हाँ ये बात ठीक है, एक एंट्री कंट्रोल लूप। आपको पता है कि व्हाइल और फॉर दो कैसे एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? ई नंबर। इसका सही आंसर क्या है? ई नंबर। चलो मैंने बता दिया, अगला नहीं बताऊंगा। फ्लोट क्या है, आप लोग बताओ, फ्लोट क्या है? वेरिएबल का दूसरा नाम
इससे अधिक प्राथमिकता रिटर्न नहीं कर सकता, ये तो हो चुका है, ठीक है, तो इसको कट कर दे रहा हूँ। रिटर्न नहीं कर सकता, एक वेरिएबल का प्रकार नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, का प्रयोग कोड ब्लॉक के आरंभ और अंत में किया जाता है, एक मैक्रो को परिभाषित करता है, एक कीवर्ड है, या फंक्शन जो सभी सी प्रोग्राम में होना आवश्यक है, या दो वेरिएबल की तुलना के लिए सही ऑपरेटर, या उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित डेटा टाइप यानी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, या ये सिंबल या ये सिंबल। बताओ आंसर क्या होगा इसका, क्या आंसर है, जल्दी बताओ। ए बी सी डी ई नहीं हो सकता, एफ जी एच आई जे के एल एम, क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या है। जिसका भी आंसर एच आ रहा है वेरी गुड। फ्लोट एक कीवर्ड है, फ्लोट क्या है, कीवर्ड है। रेफरेंस बहुत ही नया क्वेश्चन पूछा है, ये पहली बार आया है। रेफरेंस क्या होता है, बताओ रेफरेंस क्या होता है, जल्दी बताओ। यहाँ पे ई हो चुका है और एच हो चुका है, ठीक है, तो मैं दोनों काट देता हूँ, ई और एच हो चुका है। तो बताओ रेफरेंस क्या है, वेरिएबल का दूसरा नाम, इससे अधिक प्राथमिकता, एरे रिटर्न नहीं कर सकता, एक सही वेरिएबल का प्रकार, एक का प्रयोग कोड ब्लॉक के आरंभ और अंत में किया जाता है, मैक्रो को परिभाषित करता है, फंक्शन जो सभी प्रोग्राम में होना आवश्यक है, दो वेरिएबल की तुलना के लिए सही ऑपरेटर, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, या ये वाले दो सिंबल। बताओ क्या होता है, बताओ क्या है, बताओ क्या है, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ रेफरेंस क्या है। जिसका भी आंसर ए आ रहा है वेरी गुड, नहीं आया है कोई बात नहीं, लिख लो, ठीक है। आपको वेरिएबल को, एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी का रेफरेंस होता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी तो होता है ना वेरिएबल की, जहां पे रखा हुआ है आपका डाटा, ठीक है। तो यानी कि जो वेरिएबल होता है वो एक्चुअली रेफरेंस होता है उस मेमोरी का जहां पे आपका डेटा रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे समझो हैज डिफाइंड डायरेक्टिव क्या होते हैं, तो आपका ये भी हो चुका है, तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ, ठीक है। ए ई एच हो चुका है। अब यहाँ पे समझो हैज डिफाइंड डायरेक्टिव क्या करता है, इससे अधिक प्राथमिकता, एरे रिटर्न नहीं करता, वेरिएबल का प्रकार नहीं है, कोड ब्लॉक, मैक्रो को परिभाषित करता है, फंक्शन जो सभी सी प्रोग्राम में होना चाहिए, दो वेरिएबल की तुलना के लिए सही ऑपरेटर, या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, या ये दो सिंबल। बताओ हैज डिफाइन क्या है, हैज डिफाइन क्या करता है, हैज डिफाइन क्या करता है, बताइए जल्दी। हैज डिफाइन क्या करता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हैज डिफाइन क्या करता है, हैज डिफाइन का प्रयोग आप ग्लोबल वेरिएबल या मैक्रो बनाने के लिए करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, जी नंबर। ग्लोबल वेरिएबल या मैक्रो बनाने के लिए वो हैश डिफाइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जिसका भी आंसर जी आ रहा है, बहुत अच्छा किया आपने। इनम इज, इनम क्या है, व्हाट इज इनम, ये भी आपको बहुत बार आया हुआ है, मैंने कई बार कराया हुआ आपको। इससे अधिक प्राथमिकता, एरे रिटर्न नहीं करता, सही वेरिएबल का प्रकार नहीं है, या का प्रयोग कोड ब्लॉक के आरंभ और अंत में किया जाता है ना, मैक्रो को परिभाषित करता है, कीवर्ड है, फंक्शन जो सभी सी प्रोग्राम में होना चाहिए, दो वेरिएबल की तुलना के लिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, या ये दो सिंबल। बताओ क्या है ये इनम क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इनम क्या है। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, इनम क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ओके। चलो आगे समझो, फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन, तो फंक्शन के लिए मुझे नहीं पता क्या है, आप लोग बताओ, ये बताओ क्या, इससे अधिक प्राथमिकता, एरे रिटर्न नहीं करता, एक सही वेरिएबल नहीं है, क्या प्रयोग ब्लॉक के शुरू होने के और अंत में करते हैं हम लोग, या एक फंक्शन जो सभी सी प्रोग्राम में होना चाहिए, दो वेरिएबल की तुलना, या ये दो सिंबल। बताओ क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका आंसर भी मैं कई बार करा चुका हूँ आपको, इसका आंसर मैं कई बार बता चुका हूँ। बताओ इसका आंसर क्या है। जिसका भी आंसर सी आ रहा है ना, बहुत अच्छे, आपको पता है कि आप फंक्शन के जरिए एरे रिटर्न नहीं कर सकते, यानी कोई फंक्शन एरे रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, कोई फंक्शन एरे रिटर्न नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या है, सी नंबर। याद रखिए, नोट बना लीजिए इसको, क्या, फंक्शन एरे रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। आगे समझो, अब तो बहुत कम होते जा रहे हैं। 3.7 लॉजिकल और ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर क्या है, इससे अधिक प्राथमिकता, एक सही वेरिएबल का प्रकार नहीं है, या इसका प्रयोग कोड ब्लॉक के शुरू और अंत में करते हैं, या एक ऐसा फंक्शन जो हर सी प्रोग्राम में होना चाहिए, दो वेरिएबल की तुलना के लिए, या एल और एम। बताओ क्या है, बताओ क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। जिसका भी आंसर एम आ रहा है वेरी गुड, आपको पता है वो लॉजिकल और ऑपरेटर है, यही तो बनता है ना लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। जिसका भी आंसर एम आ रहा है वेरी गुड।
यहाँ पे एक और ऑपरेटर दिया हुआ है कि ये ऑपरेटर रखता है, क्या रखता है पता नहीं, ये ऑपरेटर क्या रखता है पता नहीं, एल जे आई एफ डी या बी, ठीक है जल्दी से बताओ, पी डी एफ आई जे एल, क्या है इसका सही आंसर? इसका आंसर क्या है? ये है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये क्या रखता है? ये क्या रखता है? जिसका भी आंसर बी आ रहा है वेरी गुड। इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा होती है, किससे? सम ऑपरेटर से ज्यादा होती है, ये सम ऑपरेटर से पहले चलता है, तो इसका आंसर क्या है? बी नंबर। क्या है? बी नंबर। अब आप समझो रियल क्या है, रियल क्या, व्हाट इज रियल? तो मैं बी को कट कर देता हूँ। रियल क्या है आप समझो, ए बी सी हो चुका है, डी बताओ। एक सही वेरिएबल का प्रकार नहीं है एफ, इसका प्रयोग कोड ब्लॉक के शुरुआत और अंत में करते हैं। एक्चुअली इसका आंसर मैं बता देता हूँ, कोड ब्लॉक के शुरुआत और अंत में हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में है ही नहीं और काफी बड़ा है, 100 बार पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इसको मैं खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोड ब्लॉक के शुरू और अंत में क्या लगाते हैं? कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, तो ये भी खत्म ही मान लो। ठीक है, तो क्या मान लो, डी बचा है आपके पास, आई बचा है, जे बचा है, एल बचा है, बहुत कम बचे हैं, तो बताओ इसमें से क्या है? डी एक सही वेरिएबल का प्रकार नहीं है, फंक्शन जो सभी सी प्रोग्राम में होना चाहिए। आपको इसका भी आंसर बता देता हूँ, कौन सा फंक्शन जो सभी प्रोग्राम में होना चाहिए, उसका नाम है मेन। कौन सा है? मेन। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, तो आपके पास 3 ऑप्शन बचे केवल। ठीक है, अब आप बता दो कौन सा? डी जे, डी जे एल, डी जे ब्रावो नहीं, डी जे एल, कोई बात नहीं, चलो आगे समझो। डी जे क्या है? डी जे दो वेरिएबल की तुलना या एल, बताओ जल्दी बताओ। इसका सही आंसर है डी नंबर। इसका सही आंसर क्या है? डी। रियल आपका कोई वेरिएबल नहीं होता है ना, एक सही वेरिएबल का प्रकार नहीं है, रियल कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर। चलो आगे समझो। सी में कमेंट्स, सी में कमेंट्स किसके द्वारा निर्धारित करते हैं हम लोग? सी में कमेंट किसके जरिए निर्धारित करते हैं? जे एल। जे एल सही आंसर क्या है? जे या एल? जे या एल, दो ही ऑप्शन बचे हैं, जे या एल। जिसका भी आंसर एल आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी आंसर एल आ रहा है वेरी गुड। अब समझो, आपको कमेंट सिंगल लाइन कमेंट है तो इसके जरिए, और मल्टी लाइन कमेंट है तो ये एल नंबर के जरिए आप लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जिसका भी आंसर एल आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग। अगर आपको क्या करना है, आप ये सारे पेपर सॉल्व कर लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप सारे पेपर सॉल्व करो एक साथ बैठ के। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब भी समय मिले आप इसका पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। फोर्थ पेपर के सॉल्यूशन क्या है? फोर्थ पेपर आपके लिए बहुत ईजी होता है, आपको थोड़ा कम ध्यान देते हो इसलिए उसका वीडियो कम आ रहा है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आपको मैं पूरा का पूरा सॉल्व करा दूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे मैं फोर्थ पेपर का पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कराऊं ना आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे फोर्थ पेपर मुझे सॉल्व कराना है कि नहीं कराना है। ठीक है, तो फोर्थ पेपर के लिए मुझे कमेंट करके आप बताएं आईसीटी रिसोर्सेज के पेपर में कराऊं या यहीं पे रोक दूं, आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, और अगर इसमें से कोई भी दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही, तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो मैं उसे सॉल्व कर पाऊंगा, या आपका थ्योरी से कोई क्वेश्चन है या किसी भी पेपर से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलो आगे समझते हैं अगला सेक्शन। अगला सेक्शन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। समझो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, आप ये पेपर जो भी हैं आप नायरेट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे समझो, इसको मैं कर देता हूँ। एक सरणि तत्व हमेशा क्रम में संग्रह किया जाता है, सरणि मतलब एरे। ठीक है, एरे को हमेशा, मैं इसका इंग्लिश वर्जन निकालता हूँ। ठीक है, इंग्लिश वर्जन ध्यान से देना, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जूम ज्यादा हो रहा है। समझो, एरे एलिमेंट्स ऑलवेज स्टोर्ड इन ऑर्डर। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स को हमेशा किस ऑर्डर में रखा जाता है? पढ़ो जरा। रिटर्न, इनफाइनाइट, नल, पॉइंटर, आर्गुमेंट, ग्लोबल, डू व्हाइल, टर्नरी, ऑटो और सीक्वेंशियल, यूनियन, इंटीजर, प्रोटोटाइप। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1.1 का आंसर क्या होगा? एरे के एलिमेंट्स को किस क्रम में रखा जाता है? आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर बता दो फिर बताऊंगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी बताओ। ए से लेके एम तक में कौन सा आंसर सही है? जल्दी बताओ। जिसका भी आंसर सी आ रहा है वेरी गुड। आप अगर आंसर नहीं करो तो बहुत गलत बात है, आंसर किया करें। ठीक है, आपको पता है एरे में जब भी आप मेमोरी देते हो तो कैसी कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। कैसा? कंटीन्यूअस यानी कि लगातार। तो यानी कि जो भी एरे में आप स्टोर करोगे वो लगातार रहेगा। लगातार को आप लोग इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? सीक्वेंस में। यही तो बोलते हो ना, सीक्वेंस में। तो एरे के जो हमेशा एलिमेंट स्टोर होते हैं हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, लगातार स्टोर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझो। ये क्या कह रहा है? किसी फंक्शन से वैल्यू को वापस मेन फंक्शन में किसके जरिए भेज सकते हो?
अभी मैंने आपको बताया था कि किसी फंक्शन से मेन फंक्शन को वैल्यू देना है आपको वापस, मेन फंक्शन को आपको वैल्यू वापस देना है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? मेन फंक्शन को वैल्यू वापस देना है, ध्यान से सुनना, ठीक है? कौन सा कीवर्ड यूज होगा? 1.2 का आंसर बता दो। सी यूज हो चुका है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? मेन फंक्शन को वैल्यू वापस देना है, आंसर बताओ, आंसर बताओ। आंसर मैंने बता दिया, वैसे ध्यान दो। बिल्कुल सही, जिसका भी आंसर ए आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी आंसर ए आ रहा है वेरी गुड। वापस देने का मतलब ही होता है रिटर्न। तो जब भी कोई फंक्शन मेन फंक्शन को वैल्यू वापस देता है तो उसे रिटर्न कीवर्ड के जरिए वापस करते हैं। अभी बताया था ना कि एक फंक्शन में एक ही रिटर्न कीवर्ड हो सकता है। आगे समझो। बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ लोकल वेरिएबल, यानी कि आप जो लोकल वेरिएबल बनाते हो, यानी कि जिन्हें आप किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो, उनका बाय डिफॉल्ट, यानी कि अगर आपने उनका कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उनका स्टोरेज क्लास क्या है, इसके लिए आप स्टोरेज क्लास वाला वीडियो जाके देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? स्टोरेज क्लास वाला आप वीडियो जाके देखें, आपको वहां से पता चल जाएगा, या इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है? आपको सी प्रोग्रामिंग के पूरे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास जो होता है लोकल वेरिएबल का क्या होता है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल का स्टोरेज क्लास क्या होता है? स्टोरेज क्लास वाला वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। आपको दो वीडियो आपको इसमें देखने हैं, पॉइंटर भाग 2 और स्टोरेज क्लास, आपको वहां से दो चीजें पता चलने वाली हैं, ठीक है? तो बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिसका भी आंसर ऑटो आ रहा है ना, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, जिसका भी आंसर ऑटो आ रहा है वेरी गुड, ठीक है? जिसका भी आंसर ऑटो आ रहा है वेरी गुड, के नंबर, ठीक है? के नंबर, इसका आंसर क्या होगा? जितने भी आप लोकल वेरिएबल बनाते हो वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के होते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का हो या ऑटो स्टोरेज क्लास का हो। चलो आगे समझते हैं। कैसे लूप को आप ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए बंद कर सकते हो। कैसे लूप को आप ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए बंद कर सकते हो। वैसे तो हर तरह के लूप को ब्रेक स्टेटमेंट बंद कर सकते हो, लेकिन यहाँ कोई विशेष प्रकार का लूप पूछा है, तो कैसा लूप है वो, आंसर बताओ। कैसे लूप को आप ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए बंद कर सकते हो? कैसे लूप को आप ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए बंद कर सकते हो, आंसर बताओ फटाफट। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, लिस्ट आपके आंखों के सामने है। आप कैसे लूप को ब्रेक के जरिए बंद कर सकते हो, जल्दी से बताओ, कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी बताओ। क्या कहा? ई नंबर, डू व्हाइल लूप को ब्रेक से बंद कर सकते हो? हाँ कर तो सकते हैं, बट इसका आंसर डू व्हाइल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आज देखिए आंसर आपका है डी नंबर, इनफाइनाइट लूप को आप ब्रेक के जरिए बंद कर सकते हो। डू व्हाइल भी हो सकता था, ठीक है? डू व्हाइल भी हो सकता था, लेकिन आप पूछा कैसे लूप को, कैसे लूप आप ब्रेक के जरिए बंद कर सकते हो। आपको पता है कि डू व्हाइल तो बंद हो ही जाता है, ठीक है? डू व्हाइल तो ब्रेक से बंद हो ही जाता है, लेकिन उसका कंडीशन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है? आपको स्पेशली पूछा, स्पेशली आप ब्रेक से कैसा लूप बंद कर सकते हो, तो स्पेशली आप अनंत लूप को, यानी कि उसमें कोई रोकने का कोई तरीका ही नहीं है, तो लेकिन उसे आप फिर भी ब्रेक से रोक सकते हो, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? डी नंबर, आप इनफाइनाइट लूप को ब्रेक के जरिए तोड़ सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है? इसका आंसर क्या है? डी नंबर। इसको मैं कट कर देता हूँ, डी हो चुका है। अब आगे समझो, आगे समझो अगला क्वेश्चन। वेरिएबल्स नहीं, ये वाला है, इज ए वेरिएबल व्हिच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये भी आपको समझ में आ जाएगा, इसका आंसर बहुत ही आसान है, कई बार करा चुका हूं। उस वेरिएबल का नाम क्या है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, यानी किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने वाले वेरिएबल को क्या कहते हैं, आंसर बताओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, क्या है बताओ? वह कौन सा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो आप सभी लोग, इसका आंसर क्या है? पॉइंटर। इसका सही आंसर क्या है? पॉइंटर, ठीक है? वेरी गुड। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। चलो आगे समझो। वेरिएबल्स दैट आर अलाइव एंड एक्टिव थ्रू द प्रोग्राम आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं जो पूरे प्रोग्राम के दौरान एक्टिव रहते हैं। पूरे प्रोग्राम मतलब कितने भी फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे प्रोग्राम के दौरान एक्टिव रहने वाले वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? इसके लिए आप स्टोरेज क्लास वाला वीडियो देखो, पता चल जाएगा। स्टोरेज क्लास वाला वीडियो देखो, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है? पूरे प्रोग्राम के दौरान एक्टिव रहने वाले वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, बताओ। ऐसे वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम के दौरान एक्टिव रहते हैं क्या कहोगे? कैसे वेरिएबल कहोगे आपने? पूरे प्रोग्राम के दौरान एक्टिव रहने वाले वेरिएबल्स को आप क्या कहोगे, आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। जिसका भी आंसर बी आ रहा है वेरी गुड,
ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। पूरे फंक्शन के दौरान सिर्फ एक ही प्रकार के वेरिएबल एक्टिव रहते हैं, कौन सा? ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, कैसे? ग्लोबल। चलो आगे समझो। इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। आपको पता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, उसका नाम क्या है? बताओ। 4.7। इनमें से एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है? इनमें से एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है? बहुत ही सरल आंसर है, आंसर ही लिखा हुआ है इसमें, सीधा सीधा थोड़ा दिमाग लगाओ कि आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके लिए। इनमें से एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है? इनमें से एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है? जल्दी बताओ। अगर आपका आंसर ई नंबर आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अगर आपका आंसर ई आ रहा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको पता है कि व्हाइल और फॉर 3 लूप होते हैं, व्हाइल फॉर डू व्हाइल। आपको पता है व्हाइल और फॉर कैसे हैं? एंटी कंट्रोल लूप। और डू व्हाइल कैसा है? एग्जिट कंट्रोल लूप। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही लूप है जो एग्जिट कंट्रोल है, कौन सा? डू व्हाइल। ठीक है, चलो आगे समझते हो। डू व्हाइल आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने आते हैं डू व्हाइल से ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो डू व्हाइल आप स्पेशली पढ़ के जाना। चलो आगे समझो। ए पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी डेटा ऑब्जेक्ट इज, यानी कि उस पॉइंटर को आप क्या कहोगे? इसके लिए आपको पॉइंटर पार्ट 1 देखना है। कौन सा? पॉइंटर पार्ट 1। आप पॉइंटर पार्ट 1 का वीडियो देखो, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो जितना भी मेरी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे के सारे वीडियो आपके चैनल पे पड़े हुए हैं, आप बस जाके देखो। आप बस जाके देखो, पॉइंटर पार्ट 1 में इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसा पॉइंटर जो किसी डेटा ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, एक ऐसा पॉइंटर जो किसी डेटा ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, यानी कि कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा, उसे क्या कहेंगे? एक ऐसा पॉइंटर जो कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा है, उसे आप क्या कहोगे? उसे कैसा पॉइंटर कहोगे? आंसर बता दो, क्या कहोगे उसे? आप कैसा पॉइंटर कहोगे जो कुछ कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा? कोई वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा, इस प्रकार के पॉइंटर को क्या कहोगे? वेरी गुड, जिसका भी आंसर जी आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, और नहीं आ रहा तो आप सही करो अपना। ठीक है, एक ऐसा पॉइंटर जो किसी भी वैल्यू की तरफ पॉइंट नहीं करता, कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? नल पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नल पॉइंटर। चलो आगे समझो। कंडीशनल ऑपरेटर, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर दिया गया है, ये क्या है? ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या होता है ये कंडीशनल ऑपरेटर, क्या होता है? आपको पता है ये ग्लोबल हम यूज कर चुके हैं, हम डू व्हाइल यूज कर चुके हैं, हम नल यूज कर चुके हैं, हम पॉइंटर यूज कर चुके हैं, हाँ ये सब यूज कर चुके हैं। बता क्या है? HFILM। HF, इनमें से कौन सा है? टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है बताओ? सॉरी, आंसर बता दिया। जिसका भी आंसर H आ रहा है ना, वेरी गुड। आपका जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो क्या होता है? टर्नरी होता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो बता चुके थे बहुत सारे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? H नंबर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर होता है। चलो आगे समझो, आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का। इन ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सेम मेमोरी लोकेशन। किस में सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं? इनमें से किस में, इनमें से किस में सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए जाते हैं? यूनियन में, इंटीजर में, प्रोटोटाइप में, आर्गुमेंट में? आंसर बताओ जल्दी जल्दी, बहुत ही सरल आंसर है इसका, बहुत ही सरल आंसर है इसका, जल्दी बताओ, बहुत सरल आंसर इसका। क्या बताओ जल्दी। इसमें से किस में सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही मेमोरी लोकेशन में रखे जाते हैं? यूनियन, इंटीजर, प्रोटोटाइप या आर्गुमेंट? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही आंसर, जिसका भी आंसर F आ रहा है ना, वेरी गुड। आपको पता है कि क्या होता है, यूनियन में जितने भी आप डेटा रखते हो उसे एक ही मेमोरी लोकेशन में रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पेपर होता है खत्म। अब इसका सेकंड पोर्शन हल करो। ठीक है, अगर कहीं डाउट होता है, कहीं क्वेश्चन पे फंसते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल आया हुआ है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स का कंपैरिजन करें। ठीक, आप यहाँ पे समझो, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट का एग्जांपल पूछा, आप इनका यहाँ पे लिख सकते हो। ब्रेक क्या करता है, कंटिन्यू करता है, गो टू क्या करता है। ठीक है, 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर फाइंड करना है। प्राइम नंबर के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, काफी सिंपल पेपर आया हुआ है आपका। आपको इक्वल एंड, आपको यहाँ पे इक्वालिटी और असाइनमेंट ऑपरेटर के बीच कंपेयर करना है, तो आप उनको आसानी से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा बताओ, इसका आउटपुट क्या होगा? चलो इसका आउटपुट भी बता दो मैं, इसका आउटपुट क्या होगा बोलो? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 3 नंबर का क्वेश्चन है, बता दो। चलो इसका चलते चलते आउटपुट ही बता दो क्या है।
इंट x बराबर 3 y बराबर 5, ठीक है। और अगर x 3 है तो ये लाइन चलेगी। और चलो क्या करना मुझे, चलो बताओ इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट बता दो क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 3। क्या आएगा? 3। ये लाइन चलनी नहीं, एल्स चलेगा नहीं, ठीक है। आपको पता है कि जब इफ चल जाता है तो एल्स नहीं चलता, और इफ चल गया क्यों? अगर x 3 है तो ये लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। तो क्या x 3 है? हाँ x 3 है, x 3 है। अगर x 3 है तो ये लाइन चल जाएगा ना, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एल्स ये, और नहीं एक और गड़बड़ हो गई है, एक और गड़बड़ हो गया। इसका आउटपुट आएगा 3 और 5, 3 5 भी आएगा, 5 भी आएगा, समझो 5 भी आएगा। क्यों आएगा समझो, क्योंकि एल्स यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि सेमीकोलन लग गया ना। लेकिन प्रिंटफ क्या है, एल्स के बाहर है, प्रिंटफ क्या है, एल्स के बाहर है। तो एल्स जब खत्म हो गया है तो यानी कि इफ वाली ये लाइन चल गई, एल्स में कुछ है नहीं, तो ये लाइन तो चलेगी क्योंकि यहाँ सेमीकोलन है, एल्स किसी पे काम नहीं कर रहा, एल्स इस लाइन पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, ये आएगा इसका आउटपुट 3 और 5। और समझ लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, केवल 2 शब्द लिखना है, दो अक्षर लिखना है, समझो 3 और 5 लिखना है केवल, और 3 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप इसका पूरा पेपर सॉल्व करें, और कहीं भी इशू आता है तो मुझे बताएं कमेंट करके, ठीक है। और अभी आपका कितना नंबर आया है इस पेपर में वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छा गया या नहीं किया है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पेपर आपके सभी अच्छे जाएंगे। आपको क्या करना है, जुलाई 2010 से लेकर के जनवरी 2019 के पेपर आपके में सॉल्व हो चुके हैं, आपके इस चैनल पे सॉल्व हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ, ओ लेवल का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके चेक करो, एक एक पेपर सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद भी अगर अच्छे नंबर नहीं आते तो मुझे बताना कि सर आपने किया कहा था अच्छे नंबर नहीं आए। अच्छे नंबर आएंगे, आप पास हो गए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से करो, थ्योरी भी करके आना, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं करोगे तो नंबर मिल जाएंगे, थ्योरी भी करके आना है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको पास कराते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और पेपर के रिपीट होने के 100% चांस हैं, 100%, मैं कुछ भी कम ज्यादा नहीं कर रहा, पेपर 100% रिपीट होने वाला है। पेपर बनाने का समय नहीं है उनके पास, समझ लेना। क्यों, और भी समझो कि साथ साथ में सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो नए सिलेबस के पेपर तो उन्हें बनाने ही पड़ेंगे, नए सिलेबस के पेपर उन्हें बनाने ही पड़ेंगे, पुराने सिलेबस के पेपर बनाने का समय ही नहीं है, तो नए सिलेबस का पेपर तो पूरे के पूरे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और नाइलेट के पास इतनी मेन पावर नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है कि वो लोग पेपर बना पाए, ठीक है। तो 100% चांस है कि आपका पेपर रिपीट होने वाला है, ओके। उन्हें पाइथन वगैरह के पेपर बनाने ही पड़ेंगे, पाइथन के, और जो भी उन्होंने नए सिलेबस रखा है तो उसको पेपर वो पहले बनाएंगे। और आपके लिए क्या करेंगे, अब ये तो सिलेबस खत्म हो रहा है, पुराने पेपर से उठा के रख दो, ठीक है। तो आपका 100% चांस है पेपर रिपीट होने का, इसलिए जुलाई 2010 से लेकर जितना भी पेपर मैं कर रहा हूँ आप सबको सब सॉल्व कर जाओ और आप पास हो जाओगे, ठीक है। 100% का मतलब समझ लो 100%। तो आज के वीडियो इतना ही, आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स, कीप वॉचिंग।